मेरा नाम राफिया है। मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो चुका था और मेरी अम्मा लोगों के घरों में काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। अम्मा बताती थी कि जब तक अब्बा जिंदा थे हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, मगर जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो उनके देवर ने मुझे और अम्मा को घर से निकाल कर वहाँ कब्जा कर लिया था। मेरी अम्मा की एक कजन शहर में रहती थी, वो वहाँ घरों में काम करती थी। अम्मा ने उससे बात की तो उसने अम्मा को भी 2 जगह काम पे लगवा दिया। इस तरह अम्मा मुझे लेकर शहर आ गईं। अम्मा को 2 बंगलों में काम तो मिल गया था, मगर रहने को जगह नहीं मिली थी। इसलिए अम्मा शुरू शुरू में अपनी खालाजाद बहन के साथ रहने लगी, जिसने अम्मा को काम पर लगवा दिया था। खाला के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, और वो बेवा थी। उनकी दोनों बेटियां बड़ी थी मगर पढ़ती नहीं थी। उनमें से एक माँ के साथ काम पर जाती और दूसरी घर पर रुकती थी। खाला का बेटा 7 साल का था और वो स्कूल जाता था। जब अम्मा शहर आई उस वक्त मैं 10 साल की थी। वो मुझे खाला की बड़ी बेटी के पास छोड़कर खुद काम पर चली जाती और शाम को वापस आया करती थी। मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी, मगर जब से हम शहर आए थे मैंने तालीम छोड़ दी थी। अम्मा कहती थी कि कुछ पैसे जमा हो जाएं और यहाँ के रास्तों से थोड़ी वाकफियत हो जाए तो तुझे स्कूल में डाल दूंगी। और फिर 2-3 महीनों बाद अम्मा को जब नए बंगले में काम मिला तो वहाँ रिहाइश का इंतजाम भी हो गया, क्योंकि वहाँ अम्मा को सुबह से रात तक काम संभालने थे। इसलिए वहाँ के मालिक ने हमें एक कमरा दे दिया। हमारे कमरे के पास 2-3 कमरे और भी थे। बंगले के मुस्तकिल मुलाजमीन वहीं रहते थे। ये बंगला जिसका था वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और उनकी बीवी को किचन संभालने के लिए ऐसी मुलाजमा की जरूरत थी जो सफाई के साथ काम करती हो। अम्मा ने मालकिन की तवक्का के मुताबिक काम करके दिखाया तो उन्होंने अम्मा को नौकरी दे दी। मुफ्त रिहाइश के साथ खाना पीना भी मिलता था। अब मसला था तो वो मेरी पढ़ाई का। एक दिन अम्मा ने मालकिन से बात की कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है और मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। मालकिन ये सुनकर बहुत खुश हुई कि अम्मा ने अपनी बच्ची को स्कूल भेजने की बात की है। उन्होंने अपने चौकीदार से कहकर अम्मा को स्कूल में भेज दिया, जहाँ चौकीदार के बच्चे पढ़ते थे और सबकी तालीम का खर्चा भी मालकिन ही देती थी। अम्मा उनको बहुत दुआएं देती, क्योंकि ऐसे बड़े दिल वाले लोग हर जगह नहीं हैं। हमें मियाँ साहब के इस बंगले में रहते हुए 4 साल गुजर गए थे। अम्मा खाने बनाने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि मालकिन के एक इशारे पर हर तरह का खाना तैयार कर लेती। यहाँ तक कि छोटी मोटी पार्टीज के लिए अम्मा ही खाना तैयार करती थी। मैं 15वें साल में थी और मैट्रिक मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। सब कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और कहीं से भी एक गरीब मुलाजमा की बेटी नहीं लगती, मगर मुझे पता था कि मेरी माँ ने मुझे अपनी मेहनत से हलाल कमाई कमा कर पाला है। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने भी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ा था और मालकिन की शक्ल में हमें एक बेहतरीन मददगार अता फरमा दिया। जब मेरा मैट्रिक मुकम्मल हुआ तो मैंने अम्मा के कहने पर नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। अम्मा चाहती थी कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं और नर्स बन जाने पर जॉब कर लूं। फिर अम्मा ये नौकरी छोड़ देगी, क्योंकि अब अम्मा कमजोर होती जा रही थी। मेरा दिल करता था कि अब अम्मा आराम करें। मैं इसी मकसद के तहत पढ़ रही थी, मगर नर्सरी के तीसरे साल में मेरी जिंदगी का पहला झटका मुझे लगा। वो मेरी माँ की जुदाई थी। अम्मा एक दिन किचन में काम करते बेहोश हो गई थी और फिर अम्मा को कभी होश न आया। चौकीदार और उसकी बीवी अम्मा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि अचानक शदीद हार्ट अटैक की वजह से अम्मा का इंतकाल हो गया है। मुझ पर यह खबर कयामत से कम ना थी। मैं जानती थी कि जमाना एक जवान और अकेली लड़की को सुकून से जीने नहीं देता और मेरा तो अम्मा के सिवा दुनिया में कोई था भी नहीं। उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अम्मा को फौत हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। एक दिन मालकिन ने मुझे बुलाया और पूछने लगी कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहती हो। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे हॉस्टल में शिफ्ट होना है और तालीम मुकम्मल होते ही मैं जॉब कर लूंगी और मजीद आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मालकिन मेरी बातें गौर से सुनती रही और फिर कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत खिदमत की है, अब हमारा भी इतना हक बनता है कि हम उसकी बेटी का ख्याल रखें, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने भी उनसे कह दिया कि बताएं क्या शर्त है। मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने और तालीम पूरी करने का खर्चा हर माह देती रहूंगी, जो तुम हर माह की पहली तारीख को आकर मुझसे ले जाया करना। मगर शर्त ये है कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं कोई मुनासिब रिश्ता देखकर
تمہاری شادی کر دوں گی۔ شرط سن کر میری جان میں جان آئی اور میں سمجھ گئی کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ اکیلی نہ رہوں، اور میں جانتی تھی کہ مالکن بہت ہی اچھی خاتون ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان کی شرط مان لی اور وعدہ کیا کہ ایسا ہی کروں گی، آپ جہاں بہتر سمجھیں گی میں شادی کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگ گئی اور میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ مالکن نے میری 6 ماہ کی فیس بھی ادا کر دی تھی اور مجھے خرچ کرنے کے لیے کچھ رقم بھی دی تھی۔ ہاسٹل آنے کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ اپنی تعلیم کی طرف کر دی۔ میں پڑھائی میں بچپن ہی سے بہت اچھی تھی اور اب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنی ہر کامیابی پر مجھے اماں بہت زیادہ یاد آتی، تب مجھے بہت رونا آتا۔ ہاسٹل میں میری ایک روم میٹ تھی جس کا نام صبا تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تھی اور اکثر مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ اس کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، اس لیے یہاں ہاسٹل میں رہ کر نرسنگ کی تعلیم اور ٹریننگ لے رہی تھی۔ صبا بڑی زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کے ابا کی گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور گھر میں اماں ابا کے علاوہ بھائی اور بھابھی رہتے تھے۔ وہ بتاتی تھی کہ اس کی بھابھی بہت تیز عورت تھی اور اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ نرس بن کر جب جاب کرے تو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ہی رکھ لے گی شہر میں، اس لیے اس نے بہت محنت کی تھی۔ مجھے اپنی سی لگتی، مگر اس کے باوجود میں اس سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھ سے پوچھتی رہتی کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ میں رو رہی تھی تو وہ بھی رونے لگ گئی اور پھر اس نے اپنے اور میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ زندگی میں خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، آج سے ہم دونوں بہنیں ہیں اور پھر ہم دونوں ہر جگہ ساتھ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کمرہ ہمارا ویسے ہی ایک تھا۔ صبا سے دوستی کے بعد میرا اکیلا پن بہت حد تک دور ہو گیا تھا۔ اب میں ہر ماہ جب مالکن سے ملنے جاتی تو صبا مجھے جلدی واپس آنے کا کہتی، حالانکہ میں مالکن سے مل کر 2-4 گھنٹوں میں ہی واپس آ جایا کرتی تھی۔ اور جب صبا اپنے ماں باپ سے ملنے گاؤں جاتی وہ 1 ہفتہ لگا دیتی تھی، تب میں بہت اداس ہو جاتی۔ لیکن جلد ہی ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی اور ہم دونوں کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جاب مل گئی، مگر ہم نے سرکاری ہسپتال میں بھی اپلائی کر دیا تھا۔ جاب کے بعد میں مالکن سے ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں تمہاری شادی نہیں کر دیتی مجھے چین نہیں آنے والا۔ میں نے کچھ جاننے والوں سے تمہارے رشتے کا کہہ دیا ہے۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے مالکن کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اور دوسری طرف صبا بھی کسی اچھی ملازمت کے انتظار میں تھی تاکہ یہاں کوئی گھر کرائے پر لے کر اپنے ماں باپ کو یہاں لے آئے، مگر اس کے ابا نے بھی اس شادی کا فیصلہ سنا کر شہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ابا نے کہا کہ ہم رشتے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی اچھا رشتہ ملا ہم تمہاری شادی کر دیں گے، پھر تمہارے شوہر کی مرضی کہ تمہیں نوکری کرنے دے یا روک دے۔ صبا کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ کیا فائدہ پڑھ لکھ کر نرس بننے کا، اگر شادی کر کے گھر ہی بیٹھنا تھا تو اتنی محنت کیوں کی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی آنے والی زندگی کے فیصلوں کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کسی طرح بھی میرے دل و دماغ میں نہیں تھا۔ ایک بڑی قیامت تھی جو مجھ پر ٹوٹی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ہسپتال میں ایک نوجوان مریض داخل ہوا۔ وہ لڑکا کسی امیر باپ کا بیٹا تھا اور انتہائی بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ جب آیا اس وقت ڈیوٹی پر میں تھی، اسے میں نے ہی ہینڈل کیا، اس لیے اس کے روم میں میری ڈیوٹی لگ گئی، مگر وہ لڑکا تو جان کا عذاب بن گیا۔ میں جب بھی اسے انجیکشن لگانے جاتی تو وہ بری نگاہ سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہتا، اور ایک دن تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کر اسے برا بھلا کہا اور کمرے سے نکل آئی۔ اس کے بعد میں نے صبا کو انجیکشن لگانے کے لیے وہاں بھیجا، مگر اس نے ضد پکڑ لی کہ وہ صرف مجھ سے انجیکشن لگوائے گا، اور یہ بات ہسپتال کے مالک تک جہاں پہنچی انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہ اپنا کام پورا کرے۔ مجھے مجبوراً اس کے کمرے میں جانا پڑا، مگر میں اکیلی نہیں گئی، اپنے ساتھ صبا کو بھی لے کر گئی تھی، پر وہ انتہائی بدتمیز تھا۔ اس نے پیسوں کے بدلے میری عزت کا سودا کرنا چاہا، اور پھر اس نے دوبارہ ہی نازیبا حرکت کی تو میرا ہاتھ اٹھ گیا، اور یہ تھپڑ مجھے اتنا مہنگا پڑے گا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ تجھے اپنے حسن پر بڑا غرور ہے، تجھ جیسی تو میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ پھر 2 دن بعد وہ ڈسچارج ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا
मगर जो होने वाला था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। एक दिन मैं अस्पताल से निकली तो वही लड़का मेरे सामने अचानक से आ गया और बहुत तेजी से उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। फिर मेरी चीखें हवा में बुलंद होने लगी। मैं एक हफ्ते तक आईसीयू में रही। उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो हुई, मगर वो पैसे वाले लोग थे, इसलिए बड़ी आसानी से बच निकले। मगर मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेजाब से मेरे चेहरे की बाईं साइड झुलस गई थी। लड़के के बाप ने मेरा इलाज करवाने के लिए एक मोटी रकम अस्पताल वालों को दे दी थी, जिससे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। मगर चेहरा अपनी असल हालत में तो नहीं आ सकता था, अलबत्ता थोड़ा बेहतर हो गया था। इस हादसे ने मेरे दिलो दिमाग पर बुरा असर डाला था। मेरी माँ जहाँ काम करती थी, उस बंगले के मालिक ने मेरा केस लड़ने के लिए अपील की और कुछ अरसा केस चलता रहा। मगर जिसने ये सब करवाया था वो तो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुका था, और वैसे भी उसके पकड़े जाने से मेरी जिंदगी और शक्ल तो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती थी। इस सब के दौरान मेरी दोस्त सबा और मेरी मालकन ने मेरा बहुत साथ दिया। जब इस हादसे को 6 महीने गुजर गए तो सबा के अब्बा ने उसकी शादी करवा दी और वो दूसरे शहर चली गई। वहाँ से उसके साथ मेरा राब्ता फोन पर था और फिर मेरी मालकन ने मेरा रिश्ता तय करवा दिया। मियाँ साहब के बंगले में जो चौकीदार था, उसकी बीवी ने अपने जानने वालों में रिश्ता करवा दिया था। वो लोग मेरे साथ हुए हादसे के बारे में सब जानते थे, बल्कि मुझे देखने भी आए थे, मगर उनका मुंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद था क्योंकि मियाँ साहब ने उनके बेटे को नौकरी दिलवाने का वादा किया और भारी जहेज भी दिया। वो लालची किस्म के लोग थे, मगर इस दुनिया की तल्ख सच्चाई यही है कि जहाँ पैसा हो वहाँ हर ऐब छुप जाता है। इसी तरह मेरी शादी अली से हो गई। अली भी अपनी माँ और बहनों जैसा लालची इंसान था, मगर मेरी मालकिन की वजह से उसे अच्छी जॉब मिल गई थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। मगर ऐसी तालीम भी कोई फायदा नहीं देती जब तरबियत में लालच और खुद गर्जी छुपी हो। मेरे ससुराल में मेरी सास और अली के अलावा मेरी 3 नंदे थीं। कहने को तो वो अली से छोटी थी, मगर माँ और भाई पर उनका पूरा राज था और मैं तो किसी के लिए भी अहम नहीं थी। वो तो बस मालकन ने जहेज से घर भर दिया था, इसलिए मुझे बर्दाश्त करके मुझ पर एहसान किया जा रहा था और इस एहसान को मेरी सास सुबह शाम मुझे याद दिलाती थी। मेरी नंदे थोड़ा बहुत पढ़कर अब रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थी और उनका ख्याल था कि पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं होता, बस जमाने के साथ चलना आना चाहिए, तब इंसान की पहचान बनती है। इसलिए वो तीनों हर वक्त सर से पांव तक सजी संवरी रहती थी। एक मर्तबा मैंने अपनी सास से कहा कि कवारी लड़कियों का इस तरह सजते संवरते रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज के जमाने में लड़की जितनी सादा और सुलझी हुई हो उतने अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। मगर मेरी सास तो मेरे गले ही पड़ गई। कहने लगी कि खुद की तो शक्ल है ना अकल, इसलिए मेरी बेटियों से जलती हो। उस दिन के बाद मैंने न सास को कुछ कहा। मैं सारा दिन काम करती, जरा कमर सीधी करने को लेटने अपने कमरे में जाती तो उस वक्त किसी नंद या सास की आवाज आ जाती, क्योंकि वो लोग शाम की चाय लाजमी पीते थे और साथ लवाजमात का होना लाजमी अमल था। इस चक्कर में कभी समोसे तो कभी कबाब बनाकर फरीज करने पड़ते ताकि जो हुक्म मिले मैं वही निकाल कर गर्म करूं और फिर रात के खाने का ऑर्डर मिल जाता। मुझे समझ नहीं आती थी कि अली की तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं थी। इस घर में 2 वक्त का खाना अलग अलग बनता और रात के खाने में तो कम से कम 2 तरह के सालन बनना जरूरी थे और साथ चावल भी, क्योंकि छोटी नंद को रात के खाने में चावल खाना पसंद थे। फिर मुझे एक दिन मालूम हुआ कि मेरे ससुर सरकारी ऑफिसर थे और उनकी पेंशन भी आया करती थी, और फिर मेरे शोहर की सारी तनख्वाह भी माँ के हाथ में ही जाया करती थी। उनका बस चलता तो मुझे भी नौकरी पर दोबारा भेज देते, मगर वो तो मालकन ने मना किया हुआ था। मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं थी। मेरी सास मुझे इस बात के भी ताने देने लग गई थी और फिर मेरी बड़ी नंद की शादी पक्की हो गई, जिसके लिए मेरे शोहर ने कर्ज लिया और बहन को धूमधाम से रुखसत किया। अब 2 नंदे बाकी थी और मेरी सास चाहती थी कि उनकी भी शादी ऐसे ही हो जाए, मगर इससे पहले मेरी जिंदगी में एक और कयामत टूट पड़ी। मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो माजूर हो गया और वो मुकम्मल तौर पर 3 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गया। इस दौरान घर में खर्चों पर बहुत लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और आखिर तंग आकर मैंने सास की इजाजत से एक अस्पताल में दोबारा नर्स की नौकरी कर ली। सुबह को काम करके मैं अस्पताल जाती और 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करके जब वापस आती तो सारे घर के काम मेरा इंतजार कर रहे होते।
मैं ही खाना बनाती और सबको खिलाती। मेरी नंदे किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। ऊपर से कर्ज की किस्त भी अदा करनी होती थी जो नंद की शादी पर अली ने लिया था। मैंने अस्पताल के मालिक डॉक्टर से बात की कि वो अली को नकली टांग लगवा दे ताकि वो अपनी नौकरी पर जा सके। वहाँ तो उसे कुर्सी पर बैठकर ही काम करना था, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर नकली टांग लग जाए तो मैं अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाती रहूंगी। मगर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम मेरे घर में मेरी बीवी को संभालने की नौकरी कर लो, फिर मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। मैंने फौरन हाँ कर दी और दूसरे दिन डॉक्टर के घर चली गई। डॉक्टर की बीवी बीमार थी और मुझे बतौर नर्स उसे संभालना था। मगर मुझे एक हफ्ते में ही अंदाजा हो गया कि कोई और नर्स क्यों डॉक्टर के घर में नहीं टिकती थी। दरअसल डॉक्टर की बीवी मारिया बेगम मिजाज की बहुत सख्त थी। वो न सिर्फ खाना अपनी मर्जी का खाती थी बल्कि बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने लिबास से लेकर बालों की सेटिंग तक उनकी मर्जी की चाहिए होती थी। उनकी खिदमत के लिए 2 लोग थे, एक मैं थी और एक दूसरी मुलाजमा थी जो उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों और बाकी चीजों की देखभाल करती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता बेगम साहिबा मुझ पर भरोसा करने लग गई थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 1 माह गुजर गया था। इस दौरान डॉक्टर साहब ने मेरे शौहर की नकली टांग भी लगवा दी थी और वो दोबारा से जॉब पर जाने लग गया था। मगर अब मेरे शौहर के मिजाज में काफी तब्दीली भी आ गई थी। अब वो मेरी बहुत इज्जत करने लगा था। इसी तरह बेगम साहिबा के पास काम करते हुए मुझे 2 माह हो गए थे। मैं उनके पास 24 घंटे तो नहीं रुकती थी। मेरी ड्यूटी तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक थी। बस उसके बाद दूसरी मुलाजमा देखती थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो एक दिन मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि मेरी रूह लरस के रह गई। हुआ कुछ यूं कि मैं एक शाम अपनी नंद के साथ बाजार गई। मेरी दूसरी नंद की शादी थी तो उसके लिए खरीदारी करनी थी। मगर मैंने देखा कि डॉक्टर की बीवी बाजार में किसी औरत के साथ फिर रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि वो तो बिस्तर पर पड़ी थी और उठकर चल फिर भी नहीं सकती थी। फिर मैंने किसे देख लिया था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम रश की वजह से वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। फिर घर आने के बाद भी मेरा जहन उलझा रहा, मगर मैंने किसी से बात नहीं की। और फिर जब दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर गई तो बेगम साहिबा को रोज की तरह बिस्तर पर पड़े देखा तो फिर मुझे और परेशानी होने लगी। मगर कुछ देर बाद मुझे बेगम साहिबा ने अपने पास बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गई। तब वो कहने लगी कि देखो राफिया, मैं जानती हूँ तुमने कल मुझे बाजार में देखा था और मुझे ये भी पता है कि तुम परेशान हो कि मैं वहाँ कैसे नजर आई। और फिर वो उठकर बैठ गई और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्टर साहब ने मुझे किसी शादी में देखकर पसंद किया था और फिर मेरे घर रिश्ता भेजकर मुझसे शादी कर ली। मगर मैं गरीब घर से थी और डॉक्टर साहब बहुत बड़े अस्पताल के मालिक थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर कई तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, अपने गरीब रिश्तेदारों से मिल नहीं सकती थी। वो मुझ पर शक भी करते थे, जिसकी वजह से मैं मुसलसल जहनी तौर पर बीमार रहने लगी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। अब मैं चाहती थी कि डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरे बीमार होने पर मुझे बेहतरीन इलाज मुहैया कर दिया। मगर मुझे समझने की जहमत नहीं की और ऐसे ही 2 साल गुजर गए। अब कहीं जाकर उनको समझ आने लगी है, मगर अब मेरा दिल उनकी तरफ माइल नहीं होता। मैं पिछले 6 माह से बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बीमार रहने का ड्रामा करती हूँ कि मैं बीमार हूँ ताकि वो मुझसे दूर ही रहें और बेशक दूसरी शादी कर ले। मगर जो है अब तक वो तुम्हारे सामने है। कल शाम मैं अपनी बहन के साथ गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब तो वैसे भी रात देर से घर आते हैं। मैं ये सब सुनकर खामोश हो गई। उनकी जहनी हालत में समझ रही थी। मैंने तय किया कि मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगी और फिर अगले दिन मैंने उनसे बात की। वो शर्मिंदा से नजर आने लगे और उन्होंने कहा कि उनसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्हें अपनी बीवी पर शक करके सिवाय दुख तकलीफ के कुछ नहीं मिला था। वो कहने लगे, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब से बात करके जब मैं घर पहुंची तो मेरी बड़ी नंद आई हुई थी और बहुत रो रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगी कि भाभी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरी सास भी रोने लगी और मुझे बताया कि मेरी नंद के शोहर ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो पैसों की डिमांड कर रहा है। मैंने अपनी नंद और सास को तसल्ली दी और अली को कमरे में ले गई।
علی سے بات کی اور الماری سے اپنا زیور نکال کر اسے دے دیا کہ بہن کا گھر بچانا زیادہ ضروری ہے۔ تب میں نے زندگی میں پہلی بار علی کی نظروں میں اپنے لیے پیار اور احساس دیکھا تھا۔ اس نے بھی اپنی کی گئی سب زیادتیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ کچھ دن بعد میری نند کا شوہر خود آ کر اسے لے گیا تھا۔ چھوٹی نند کی شادی کے لیے ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ سے چھٹی لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لان میں بیٹھے ہنس بول رہے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے دو ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے تھے۔ جب میں گھر آئی تو میرے شوہر نے مجھے نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مزید کام کروں، اور آج اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ میری نندیں اپنے گھروں میں آباد ہیں، ساس کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے آنگن میں 2 بچے کھیلتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کی بیوی اور اپنی پرانی مالکن سے بھی ملنے جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ایسے اچھے لوگوں کے دم سے ہی دنیا آباد ہے۔